जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उन्नति विद हवे पे। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका शब्द। इससे पहले मैं वर्ड पढ़ा चुका हूं, यानी कि वर्णमाला पढ़ा चुका हूं। अब स्टार्ट करेंगे शब्द रचना। शब्द रचना आप सब लोग पिछली कक्षाओं में जैसे कि हाई स्कूल इंटर वगैरह में पढ़े हैं। अब क्या, अब कंपटीशन के हिसाब से हमें पढ़ना है कि कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं परीक्षाओं में। उस हिसाब से क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो एकदम शॉर्ट और ट्रिकी टाइप का पढ़ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, तो आइए हम लेके चलते हैं आपको अपने छोटे से छोटे शब्द, माने छोटे से छोटे वाक्यों और शब्दों में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको हर चीज़ को समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छुएं या फिर उसको सॉल्व करें। तो आइए हम समझते हैं शब्द रचना। अब देखिएगा दोस्तों कि शब्द, अगर शब्द किसे कहते हैं या फिर शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर दूसरी बार समझ लीजिएगा दोस्तों, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द। यहाँ तो आप शब्द की परिभाषा जान गए। अब समझिए अक्षर क्या होता है। अक्षर, एक बार अक्षर पे भी ध्यान दे दीजिए, क्या होता है अक्षर। अक्षर वह ध्वनि है, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास या प्रयत्न में होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, अक्षर कहलाता है। फिर एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास में एक श्वास या प्रयत्न में होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये शब्द, शब्द क्या है, क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है क्या, निरर्थक। निरर्थक यानी कि सार्थक का होगा कि जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ होता हो, होता है या होता हो। जैसे कि आपका पानी, पानी अगर कह रहे हैं तो आपको समझ में आ जा रहा है कि पानी का कुछ अर्थ है, यानी पानी का कुछ अर्थ है ही है। और निरर्थक वैसे शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि जिसका अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता। यानी कि जैसे कि अब वाणी, वाणी क्या है, जैसे कहते हैं ना कि खाना पानी वानी दे दीजिए, खाना वाना दे दीजिए। जैसे कहते हैं कि आप लोग अमूमन प्रयोग करते हैं कि अरे खाना वाना खाए हो, पानी वानी पिए हो। तो जो पानी और वाणी बोलते हैं, पानी और वाणी, ये क्या हो गया, ये निरर्थक हो गया है। यानी कि बोलचाल के भाषा में तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं है। जैसे कि आप बोलते हैं खाना वाना, ठीक। और आगे देखिए, इसके शब्द के क्या होते हैं, 8 भेद होते हैं। शब्द के क्या होते हैं, शब्द के 8 भेद होते हैं। ये आपके 8 भेद होते हैं, जिसमें मैं पहला बताऊंगा। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जिसमें पहला क्या है आपका, पहला है तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, और चौथा आपका क्या है, विदेशज। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम तत्सम समझेंगे, यानी पहला इसमें, यानी कि हम बताएं अभी आपको शब्द के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला क्या है आपका, पहला है उत्पत्ति के आधार पर हम भेद समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने बताए हैं, अभी 4 बताए हैं। पहला कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसमें मैं एक और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, 5वां संकर, संकर शब्द। लेकिन संकर शब्द, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। ठीक, तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको समझते हैं। तत्सम, तत्सम यहाँ पे देख लीजिएगा, तत्सम की परिभाषा मैं एकदम शॉर्ट में करके बता रहा हूं। तत् का मतलब होता है
तत्, यहाँ देखिए इसको विच्छेद करेंगे, लिखेंगे तत् और क्या प्लस सम। तत् मतलब क्या होता है, तस्य, तस्य, ठीक। उसके बाद ये सम, सम का मतलब हुआ समान। तस्य, तस्य मतलब उसके, उसके किसके, संस्कृत के, संस्कृत के जो शब्द समान दिखे। हिंदी में जो संस्कृत के शब्द हिंदी में जो समान दिखे वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। फिर एक बार समझा रहा हूं दोस्तों, देखिए तत्सम, इसको विच्छेद कर दिए, तत् प्लस सम। तत् का मतलब हो गया तस्य, तस्य मतलब उसके, किसके, संस्कृत के, और सम मतलब समान, समान यानी संस्कृत के समान जो हिंदी में शब्द आपको दिखेंगे क्या होंगे दोस्तों, वो तत्सम होंगे। आइए दोस्तों यहाँ समझते हैं तत्सम की पहचान। अब एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा आप लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा तत्सम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके तत्सम पढ़ के याद करते हैं, रटते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस मेरा क्या करिए, ये आप बस ये 7-8 संख्या में, गिनती में है, अगर वो बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, आप बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको आपका तत्सम कभी गलती होगा ही नहीं। जैसे कि पहले देखिए पहचान में कि अगर शब्द में, अगर किसी शब्द में छ त्र ज्ञ स्र, छ देखिएगा, छ त्र ज्ञ और स्र आए तो क्या होगा, वो शब्द तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपका आया है त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या है, त्र आ गया है। क्षमा, क्षमा में क्या आया है, छ आ गया है। ज्ञान, ज्ञान में क्या आया है, ये आपका ज्ञ आ गया है। और श्रमिक, श्रमिक में क्या आया है, आपका श्र आया है। यानी कि संयुक्त वर्ण का प्रयोग जहां भी होगा, जिस शब्द में होगा, वो क्या हो जाएंगे, वे शब्द तत्सम हो जाएंगे। देखिए दूसरा देखिएगा, इसमें अगर किसी शब्द में री का क्या हो रहा है, री का मात्रा लग रहा है, जैसे कि अगर री का मात्रा लग रहा है, जैसे कि आपका कृषि, कृषि में क्या है, ये री की मात्रा लगा है। और कृषक, कृषक में क्या है, आपका ये क पे री की मात्रा लगा है, तो आप देखते ही क्या करेंगे, मारेंगे तत्सम, ठीक। अब देखिएगा तीसरा, इसमें अगर किसी शब्द में इया अंगा ड़ आए तो वे क्या होंगे, वे तत्सम होंगे। जैसे कि आपका देखिएगा गंगा, इसमें क्या आया है, ये अंगा आया है। ऋणमय, ऋणमय में क्या आया है, आपका ये आधा आया है, यानी कि इया आया है। प्राण, प्राण में आया है क्या, ये अण आया है, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तत्सम हो जाएंगे। आइए दोस्तों चौथा समझते हैं। इसमें अगर किसी शब्द में 9 वर्ण आए, 9 वर्ण अगर आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, वो भी क्या हो जाएगा, तत्सम होगा। जैसे कि आपका चयन है, नयन है, चयन है, गगन है और आदि अनेकों शब्द हैं। यानी कि आप जिसमें न देखेंगे, जिस शब्द में न रहेगा उसको क्या करेंगे, आप मानेंगे तत्सम। अब देखिएगा अगर पांचवा देखिएगा इसका नियम में, पांचवा क्या है, अगर म का द्वित, द्वित का मतलब होता है अंग्रेजी में, द्वित तो आप हिंदी में समझेंगे नहीं, द्वित का मतलब हो गया रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन, म का रिपीटेशन, यानी कि जैसे कि सम्मुख में है तो म आधा आया है और पूरा म आया है, रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, रिपीटेशन अगर हो रहा है, जैसे कि आपका सम्मान, सम्मान में म और म आ रहा है, तो क्या होगा, ये भी तत्सम हो जाएगा, ठीक। यानी म का रिपीटेशन हो रहा है, द्वित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वे शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए छठवां, इसमें अगर 2 बार आधे वर्ण आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2 बार आधे वर्ण आ रहे हैं, तो वे क्या हो जाएंगे दोस्तों, वे भी तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल में 2 बार ज आया है। ज्योत्सना, ज्योत्सना में आधा त और स, ये क्या हो रहा है कि 2 बार आया है। और आदि अनेकों शब्द हैं ऐसे। आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मैं नियम में बता दिया कि 2 बार आधे वर्ण आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएंगे, ज़्यादा शब्द पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और सातवां देखिएगा, सातवें में क्या है, शब्द की शुरुआत में अगर य व स से प्रारंभ हो रहा है, ठीक, अगर कोई भी शब्द य व स से प्रारंभ हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तत्सम हो जाएगा। जैसे कि आपका यश, यश में क्या हो रहा है, य से हो रहा है। वश, वश में क्या हो रहा है, व से हो रहा है। शुभ, शुभ में किससे हो रहा है, स से हो रहा है। मैं आठवां समझिएगा दोस्तों, क्या है आठवां, यदि र अपने विभिन्न रूपों में आए,
यानी कि क्या हूँ, र अपने विभिन्न रूपों में, यानी कि देखिए र कैसे कैसे लगते हैं, ऐसे भी लगते हैं, ऐसे भी लगते हैं और ऐसे भी लगते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रेफ र। ठीक, यानी कि अगर आपका ये कर्म आए, निगुण आए, तो आदि शब्द आए तो क्या हो जाएंगे, ये तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपका ये क्रम आया, क्रम में जैसे कि क्रम में क्या लगा, ये लगा है आपका, अनुग्रह में क्या लगा है, ये र लगा है, ये आदि शब्द क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि ये आपका ऐसे लगा रहता है, यानी कि ट्रक, ड्रम आदि शब्द अनेकों शब्द हैं, यानी कि ये शब्द क्या हो जाएंगे, सब तत्सम हो जाएंगे। आइए अब नौवा समझते हैं। नौ में यदि नौवे में है आपका, यदि विसर्ग, किसी शब्द में विसर्ग लगा हो, यानी कि विसर्ग लगा हो तो वो क्या हो जाएंगे, आपके तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपके प्रातः काल में ये बिंदी दो, यानी बिंदी लगा, ये विसर्ग कहते हैं इसे, ये लगा रहे तो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपका नमा, नमा में ये बिंदी लगा है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। और अनेकों शब्द हैं। ठीक, आइए 10वां समझते हैं। 10वां में क्या है, शब्द के अंत में आधा वर्ण आए, यानी कि शब्द के अंत में अगर किसी शब्द के अंत में आधा वर्ण आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। जैसे कि आपका राजन, राजन में ये न क्या है, आधा है। सत्यम, सत्यम में क्या है, ये म आपका क्या है, आधा है। आदि अनेकों शब्द हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। एक यहाँ नोट समझ लीजिएगा आप लोग, नोट में है कि जिस शब्द में संधि होता है, जिस शब्द में संधि होता है, ठीक, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम, माने ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं, तत्सम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एक बार और समझिएगा, जिस शब्द में संधि होता है ऐसे शब्द तत्सम के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्ग से निर्मित शब्दों को भी तत्सम कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिर से समझिएगा, संस्कृत भाषा के उपसर्गों से, यानी कि उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, उपसर्गों से निर्मित शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक, और यहाँ 11वां समझिएगा, 11 क्या है आपका, 11 ये है कि यदि किसी शब्द में य, र, व के ठीक पहले, यानी इस पे ध्यान दीजिएगा, के ठीक पहले आधा वर्ण आया हो, जैसे कि आपका मत्स्य में देखिए यहाँ पे य के पहले आधा वर्ण आया है स, तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। यहाँ व के पहले क्या आया है, आधा ध, तो क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। अनेकों शब्द हैं ऐसे। ठीक, आइए दोस्तों दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या दिया है इसमें, दूसरा था आपका तद्भव। तद्भव, तद्भव का मतलब समझ लीजिएगा कि जो शब्द, जो ऐसे शब्द जो संस्कृत प्रकृति और पाली, संस्कृत प्रकृति और पाली तथा अपभ्रंश से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हो, वे क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत प्राकृतिक पाली तथा अपभ्रंश से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक, यहां समझ लीजिए आप, छोटे से एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझिए। तद्भव, यानी कि इसको विच्छेद कर देंगे तो तत् और भव, तत् का मतलब हो गया उसके, किसके, भव मतलब हो गया उत्पन्न, उसके यानी किसके, संस्कृत से विकृत होकर क्या हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो। यानी कि यहां समझिएगा, संस्कृत से विकृत होकर क्या हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, वो क्या कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे, तद्भव कहलाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं हम तद्भव के एग्जाम्पल। जैसे संस्कृत में, संस्कृत के बाद प्रकृति में, उसके बाद तद्भव यानी हिंदी में कैसे आया। जैसे देखिएगा, अग्नि का प्रकृति में अग्नि कहा गया, उसके बाद हिंदी इसका हुआ यानी तद्भव हुआ, यानी हिंदी में जब आया तो इसको आग कहा जाने लगा। ठीक, मया, मया और प्राकृतिक में क्या बोला गया, मई, और हिंदी में यानी कि तद्भव में इसको मैं बोलते हैं। ठीक, वत्सा, वत्सा प्रकृति में वत्स बोलते, बच्चा प्रकृति हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चा। पुष्प, पुष्प संस्कृत में था और क्या है, पुष्प, यानी प्रकृति में पुष्प हो गया, और हिंदी में क्या आ गया, यानी तद्भव क्या हुआ, इसका फूल। ठीक, अब चतुर्थ, यानी संस्कृत में चतुर्थ बोला जाता था, प्रकृति में क्या बोला जाता था, चौटथ, चौटथ। ठीक, और हिंदी में क्या, चौथा। और इसको संस्कृत में प्री को क्या बोला, प्री बोला जाता था संस्कृत में,
और प्रकृति में क्या बोला है, प्रिय बोला गया, और तद्भव यानी हिंदी में बोला गया पिय या पिया, ठीक। और देखिए ये कृत को प्रकृति में बोला गया कऊ, और हिंदी यानी तद्भव में बोला गया किया। मध्य संस्कृत में मध्य था, और क्या हो गया मध्य और में, ठीक। यहाँ को मयूर को मयूर बोला गया प्रकृति में, और तद्भव हिंदी में क्या बोला गया, मोर बोला गया। वचन को, वचन संस्कृत है, इसको आप प्रकृति में क्या बोला गया, वर्ण, और इसको हिंदी में क्या बोला गया, यानी तद्भव में वैन बोला गया। नौ को प्रकृति में बोला गया, ऐसे लिखा गया नौ, और हिंदी में नौ ऐसे लिखा गया, ठीक। अब संस्कृत में चतवारी, और प्रकृति में क्या लिखा गया, चतवारी ऐसे ही लिखा गया, और हिंदी यानी तद्भव में चार। दोस्तों यही अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, आप इतना तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे उसमें आपको सॉल्व करा देंगे तद्भव, लेकिन आप ये तैयार कर लीजिए क्योंकि ये ऑथेंटिक है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। आइए दोस्तों समझते हैं हम देशज। देशज ये वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, ध्यान दे के दोस्तों, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक, कि हेमचंद्र ने इसे देसी नाम दिया। हेमचंद्र ने इसे क्या दिया नाम, देसी नाम दिया, ठीक। और कुछ देशज शब्द, फिर एक बार देख लीजिएगा, ये वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहा जाता है, ठीक। हेमचंद्र ने इसे क्या कहा, देसी नाम दिया, ठीक। अब देखिए कुछ देशज शब्द, जैसे कि ये बार बार परीक्षा में आते हैं दोस्तों, तो यानी तेंदुआ ये क्या है आपका देशज है, चिड़िया ये देशज है, कटरा देशज है, अंटा ये क्या है देशज है, ठेठ, कटोरी, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुंगी, खिचड़ी और पगड़ी, बियाना, लोटा और डिबिया, डोंगा, डाब, ये क्या है दोस्तों, ये आपके देशज शब्द है। अधिकतर इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछता है, और जो इधर उधर का रहेगा मैं प्रैक्टिस सेट में जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपको और भी ज़्यादा ये देशज शब्द को दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। समझते हैं हम विदेशज शब्द। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत जगहों के लोग फ्रांस के, इंग्लैंड के, और फिर तुर्क के, अरब के, और फारसी और डच, पुर्तगाली, ये सब आए थे, और वो क्या किए, अपना अपना छाप यानी कि अपना अपना चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चले गए, कहिए अपने बोली को या विचार को या अपनी सभ्यता को यहाँ पे छोड़ के चले गए, और हम भारतीय उन लोग का विचार और उन लोग की संस्कृति को अब धीरे धीरे अपनाते गए। इसलिए क्या हुआ है कि आज हम पश्चिमी संस्कृति में जी रहे हैं। ये जो फैशन सब चल रहा है ये क्या है, पश्चिमी संस्कृति है। तो आइए आज जान लेते हैं उन लोग की संस्कृति और उनके शब्द यानी विदेशज शब्द जो यहाँ छोड़ के चले गए, और हमें क्या करना है, पढ़ना पड़ रहा है। और आइए एक ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक कहिए या फिर सबसे बच्चों को सबसे कठिन यही लगता है, कठिन ये लगता है। और एक आगे पढ़ाएंगे कि जो आपका वचन चेंज, लिंग चेंज होता है, जैसे कि स्त्री का पुरुष बनाना, ये इसमें दिक्कत होता है। लेकिन हम विदेशज शब्द जो विदेशज शब्द पढ़ा रहे हैं या बताएंगे वो आसान करके बताएं कि आप ये पढ़ें तो उसके बाद आपको और कुछ पढ़ना ना पड़े, यानी कि और केवल प्रैक्टिस करना पड़े, और वो भी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे करिए। चलिए आइए देखिए, हम पढ़ते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द यानी कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। फिर एक बार दोस्तों देखिएगा, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए पहचान, इसकी पहचान पहला नंबर में देखिएगा, अगर क ख ग फ ये नीचे बिंदी लगाए, इसको बोलते हैं नुक्ता। जैसे नुक्तेदार लिखावट का उच्चारण को हटाकर, जैसे कि अब क्या है, ये क है, इसको ये नुक्तेदार, ये नुक्ता है, इसको हटाकर क्या करते हैं, उच्चारण में हटाकर। जैसे कि आपका देखिएगा कीमत, कीमत ये क्या है, अरबी शब्द है, इसमें नुक्ता लगा है,
तो जब हिंदी में प्रयोग हुआ तो इस नुक्ते को हटा दिया गया, माने इसको कीमत ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिएगा फारसी शब्द है एक खूब, यहाँ पे नुक्ता है, ये नुक्ते को हटा के हिंदी शब्द में, हिंदी भाषा में क्या हुआ है, खूब ऐसे प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा आग, आग क्या है, ये तुर्की शब्द है, इसको हिंदी में ये नुक्ता हटा के हिंदी में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा फैसला, फैसला क्या है, अरबी शब्द है, इसमें ये नुक्ते को हटा के हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक, अब देखिएगा दूसरा इसमें नियम, पहचान दूसरा देखिएगा, शब्द के अंतिम में विसर्ग, विसर्ग यानी कि ये बिंदी, आपको विसर्ग बताए थे पिछली वीडियो में, यानी विसर्ग की जगह आकार की मात्रा लगाकर, जैसे देखिएगा यहाँ पे आईना, आईना में क्या है, ये विसर्ग है, और कमीना, कमीना में यह क्या है, विसर्ग है, ये क्या है, फारसी शब्द है। ठीक, अब देखिएगा हिंदी में आईना में ये हटा दिया गया है और आकार की मात्रा यानी आ की मात्रा लगा दिया गया है, यानी आईना हो गया है, और इसमें न के बाद आकार की मात्रा लगा दिया गया है, यानी कमीना हो गया है। ठीक, तो ये हिंदी में प्रयोग हुआ। जैसे कि हैजा, हैजा क्या है, अरबी शब्द है, इसमें आकार की मात्रा लगा दिया गया है, आकार की मात्रा आ की मात्रा लगा दिया गया है, ये हिंदी में हैजा हो गया है। चमच, चमच ये विसर्ग को हटा के ये तुर्की शब्द है, तुर्की शब्द है। ठीक, ये चमच में ये आकार की मात्रा लगा दिया गया है और क्या कर दिया गया, तुर्की से हिंदी में बनाया गया है, तो चमचा। ठीक, देखते हैं छठवां, बीच में मात्रा को लुप्त कर दिया जाता है, यानी मात्रा को लुप्त कर दी जाती है। देखिएगा अरबी में ज्वाहिर है, तो हिंदी में क्या हो गया है, मात्रा को यानी ई की मात्रा को लुप्त कर दिया गया है। ठीक, तो ज्वाहर हो गया है। मौसिम, मौसिम में क्या है, ई की मात्रा को क्या किया गया है, हिंदी भाषा में लुप्त करके हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिया गया है। देखिएगा वापिस, ये क्या है, अरबी शब्द है, और ई की मात्रा को ई की मात्रा को क्या कर दिया गया, इसमें लुप्त कर दिया गया है, यानी कि वापस हो गया है। अब देखिएगा तुर्की, तुर्की भाषा में क्या है, चुगुल, चुगुल को ये ऊ की मात्रा यहाँ पे हटा के यहाँ पे लौ पे क्या किया गया, हिंदी में बड़ी की मात्रा लगा दिया गया, तो चुगली हो गया है। चुगुल क्या है, ये तुर्की शब्द है, और हिंदी में क्या कर दिया गया, चुगली। अब देखिएगा सातवां नियम, सातवां नियम में देखिएगा क्या है, बीच में ह्रस्व मात्रा खासकर क्या है, ह्रस्व मात्रा खासकर क्या है, ई की मात्रा दे दी जाती है। तो देखिएगा अरबी शब्द दुनिया, दुनिया है, क्या है, दुनिया, दुनिया को हिंदी में प्रयोग किया गया है क्या, दुनिया। ठीक, दुनिया। तक्य, तक्य, और क्या है, ये अरबी शब्द है तक्य, और तकिया हिंदी में क्या किया गया है, तकिया का तकिया लिखा गया है। ठीक, अब देखिएगा फारसी शब्द, फारसी शब्द क्या है, आतशबाजी, क्या है, ये आतशबाजी फारसी शब्द है, और हिंदी में कैसे लिखा गया है, आतिशबाज। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ से ई की मात्रा हटा दिया गया है, और क्या किया गया है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा, यहाँ पे ई की मात्रा क्या किया गया, लगा दिया गया है, और ये लास्ट में क्या किया, बड़ी की मात्रा हटा दिया गया है। ठीक, तो आतिशबाज। आइए दोस्तों तीसरा समझते हैं। तीसरा इसमें आपका देखिएगा बीच में ई को य बना दिया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, ई को य बना दिया जाता है, यानी ई को क्या किया जाता है, य बना दिया जाता है। जैसे कायद, ये क्या है, अरबी है। ठीक, अब हिंदी में का को य को क्या, ई को क्या किया कि गया, य बना दिया गया, तो कायदा, ये देख रहे हैं ना, कायदा क्या किया गया है, ई को य में बदल दिया गया है। ठीक, अब देखिएगा चौथा, बीच में आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि जब आधा अक्षर आता है तो आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है, यानी कि देखिएगा ये नस, नस क्या है, अरबी शब्द है, ये आधा है, यहाँ पे नशा, हिंदी शब्द में क्या किया गया है कि आधे शब्द को गायब कर दिया गया है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नशा। अब देखिएगा पांचवा बीच में आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है। ठीक, ये पांचवा नियम क्या बता रहा है, पहचान क्या है इसकी, यानी विदेशी शब्दों की पांचवा पहचान है, बीच में आधा, जो आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है। ठीक, तो देखिएगा फारसी भाषा में, फारसी भाषा के शब्द यानी कि अफसोस, यानी ये क्या है, ये आधा है, और हिंदी में जब प्रयोग किया गया तो क्या किया गया, इसको पूरा कर दिया गया। अब देखिएगा क्या है, फारसी में गर्म। ठीक, अब हिंदी में जब प्रयोग किया गया इसको तो क्या किया गया, ये र को पूरा कर दिया गया, तो क्या हो गया, र को पूरा कर दिया गया, यानी गरम लिखा जाता है।
अब देखिएगा जहर, जहर फारसी शब्द है, ठीक, हिंदी में प्रयोग किया गया तो क्या किया गया, ये जो आपका जो ये है इसको पूरा कर दिया गया, ठीक। अब देखिएगा किशमिश, किशमिश ये क्या है, फारसी शब्द है, किशमिश में ये स क्या है, आधा है, तो यहाँ हिंदी भाषा में जब प्रयोग किया गया तो स को क्या किया गया, ये पूरा कर दिया गया, यानी किशमिश ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा बेरहम, बेरहम क्या है, ये आपका फारसी शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया गया तो क्या किया गया, ये र को पूरा कर दिया गया है, तो बेरहम हो गया। यहाँ आइएगा आप तुर्की से हिंदी में, यानी कि तुर्की से हिंदी में जो आधा वर्ण है उसको पूरा कर दिया गया। यहाँ चमच, चमच देखिएगा, चमच में जब हिंदी में प्रयोग किया गया म को क्या किया गया, पूरा कर दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा तुर्की शब्द तग्गा, तग्गा है, ठीक, तग्गा में ग है आधा, तो तुर्की शब्द है ये, ठीक। इसमें जब हिंदी में प्रयोग किया गया तो म को ग को क्या किया गया, ये तमगा कर दिया गया, ये म है, आधा म है, तमगा है, ठीक, यहाँ पे छोड़ दिया था मैं, तो ये क्या है, म है, तमगा, क्या किया गया, पूरा कर दिया गया, तमगा। अब देखिएगा अरबी शब्द, अरबी से हिंदी में जब प्रयोग हुए, तरफ, ये तर्फ बोला जाता है अरबी में, और हिंदी में जब बोला गया तो तरफ बोला गया। ये नहर, नहर को हिंदी में ऐसे प्रयोग किया गया, ये आधे में था, ठीक। अब देखिएगा कसरत, तो ये आधा स है, ये आधा स पूरा सम कर दिया गया, ठीक, कसरत कर दिया गया, ठीक। अरे दोस्तों अंतिमवा, या अंतिमवा नहीं, आठवां समझते हैं। आठवां क्या है, बीच में अगर ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में, या गुण में, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल दिया जाए तो क्या होते, बदल देने की परंपरा है, ठीक। फिर से एक बार समझिएगा, बीच में ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, ठीक, और गुण को, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल दिया देने की परंपरा है, ठीक। जैसे अब देखिएगा फारसी, फारसी में खुराक, खुराक तो क्या किया गया है, ये आपका ये है क्या है, ये आपका ह्रस्व के स्थान पे क्या हो गया है, दीर्घ हो गया, यानी कि ये छोटा छोटा यू की मात्रा है, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, यानी कि ह्रस्व से ह्रस्व के स्थान पे क्या कर दिया गया, दीर्घ की मात्रा लगा दी गई है। अब देखिएगा आईना, आइन, आइन में क्या किया गया है, यहाँ पे क्या है, ये आपका दीर्घ है, दीर्घ की मात्रा है, और यहाँ पे हिंदी में प्रयोग किया गया है तो क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आइन को क्या कर दिया गया, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में बदल दिया गया है। अब देखिएगा, देखिएगा दोस्तों उम्मीद, उम्मीद में क्या है, उम्मेद, क्या किया गया है, इसमें आपका दीर्घ मात्रा के स्थान पर गुण ए कर दिया गया है, यानी कि उम्मीद में उम्मेद कर दिया गया। अब देखिएगा देहात में, देखिएगा अब क्या किया गया है, गुण ए की है, माने देहात है, ए की मात्रा है, यानी कि ये क्या है, ए की मात्रा, गुण ए की मात्रा के स्थान पर क्या कर दिया गया है, आपका ई की मात्रा कर दिया गया, तो क्या हो गया है, हिंदी में देहात हो गया है। नौवां देखिएगा, नौवें नियम में अक्षर में सवर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है, यानी कि देखिएगा बलाई, सवर्गीय यानी कि होगा कि ब के स्थान पर उसी वर्ग के, यानी कि ब के स्थान पर क्या हुआ, सवर्गीय मतलब ये हुआ कि उसी वर्ग के, माने जब उसी वर्ग का रहेगा, जैसे देखिएगा ब वर्ग का ही है क्या, म में परिवर्तन कर दिया गया, यानी कि इसी वर्ग को इसी में परिवर्तन कर दिया जाएगा। माने देखिएगा ये क्या है, बलाई, बलाई क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, इसको क्या किया गया है, मलाई, यानी कि ब के स्थान पर उसी वर्ग के का वर्ण म में परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक। चलिए दोस्तों अब देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग हमें क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए कि मेरा और क्या वो मनोबल बढ़े और मैं ऐसे ही टिकी हिंदी आपके सामने प्रस्तुत करूं। और अगले भाग में अगला वीडियो देखेंगे, यानी कि शब्द रचना